तो बजट पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और 2024-25 केंद्रीय बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण। इन्होंने पहले अंतरिम बजट पेश किया था, उसके बाद ये इनका 7वां बजट है। लेकिन देखिए, सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक बार अगर किसी ने बजट पेश किया, मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। कौन बोला? वेरी गुड। कौन बोला? अरे वाह, 10 बार। इन्होंने 10 बार लगभग बजट पेश किया। अच्छा, 2024-25 में ध्यान रखिएगा, कितनी बातों पर प्राथमिकता दी गई, यानी कितने जो प्राथमिकता जो दी गई, उसकी जो घोषणा की गई, उसका कितना, मतलब एक संख्या था, ठीक है। वो संख्या थी 9। ये कौन कौन है, लिख लीजिए। केंद्रीय बजट 2024-25, केंद्रीय बजट 2024-25 निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हम लोग केंद्रीय बजट के बारे में बात कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह उनका 7वां बजट, एक अंतरिम बजट सहित। यह उनका 7वां बजट, एक अंतरिम बजट सहित, एक अंतरिम बजट सहित। यह उनका 7वां बजट था। अंतरिम बजट क्या होता है, अभी बताए कि आम चुनाव के ठीक पहले, देखिएगा, आम चुनाव के ठीक पहले जो 3 या 4 महीने के लिए जो बजट पेश किए जाते हैं, ताकि खर्च, आय और व्यय का पता चल सके, ठीक है, खर्च किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं अंतरिम बजट। तो निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने कुल मिलाकर 7 बार बजट इन्होंने पेश किया, ठीक है, एक अंतरिम बजट सहित। ये इनका रिकॉर्ड है। इसके पहले मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे, ठीक है। लेकिन ये इनका लगातार कितना बार हो गया? 7वां। लेकिन कुल बजट के मामलों में ये कौन है? ये आगे हैं, ये 10 बार पेश किए। 2024-25 में 9 घोषणाओं को प्राथमिकता दी गई। 9 घोषणाओं को प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता दी गई, ये याद रखिएगा। 9 घोषणाओं को प्राथमिकता दी गई। इनमें कृषि में उत्पादन और अनुकूलनीयता, अनुकूलनीयता। दूसरा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तीसरा, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, समावेशी मानव संसाधन विकास और समावेशी न्याय। समावेशी मानव विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। चौथा, विनिर्माण और सेवाएं, विनिर्माण और सेवाएं। पांचवा, शहरी विकास। छठा, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा। सातवां, बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा। आठवां, नवाचार अनुसंधान और विकास। और नौवां, अगली पीढ़ी के सुधार, अगली पीढ़ी के सुधार। नेक्स्ट, 2024-25 के केंद्रीय बजट में
2024-25 के केंद्रीय बजट में किसानों की खेती-बाड़ी के लिए कृषि और बागवानी की 32 फसलों की 109 उच्च किस्म पैदावार के लिए किस्में जारी की गई। ये किसके लिए? कृषि और बागवानी। अच्छा, बागवानी क्या हुआ? जैसे सब्जी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ये क्या है? बागवानी हो गए। कृषि क्या हो गया? गेहूं, धान। और सरकार आज वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि सब्जी के उत्पादन पर काफी सरकार जोर दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आधार तैयार होगा, क्योंकि सभी लोग केवल फसल का ही उत्पादन करेंगे तो फिर तो बागवानी कमजोर पड़ जाएगा। फल फूल पे भी जोर दिए जा रहे हैं, तो इसीलिए सरकार अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। एक और बहुत बड़ी घोषणा की गई, आपने सुना होगा मुद्रा लोन। तो 2024-25 के केंद्रीय बजट में मुद्रा लोन कितना था? 10 लाख दिया गया। तरुण ऋण के तहत, तरुण ऋण कहने का मतलब कि एक आसान ऋण जो मिला इनको 10 लाख, और इसको जो सही समय पर चुका दिया उसके लिए सरकार बिना किसी, मतलब कहते हैं ना कि एक गारंटर, और ये सरकार उनको 20 लाख तक मुद्रा लोन उपलब्ध कराएगी। यानी 10 लाख की संख्या को बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 20 लाख, ताकि आप रोजगार कर सके। स्वरोजगार की बात है। ठीक है, तो सरकार मुद्रा लोन को भी क्या की, मुद्रा लोन के तहत जो राशि आवंटित किए जाते थे उसको डबल कर दिया। कैसे डबल कर दिया? 10 लाख से बढ़ाकर क्या किया गया? 20 लाख। क्लियर हुआ? ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। कोई दिक्कत है? इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, जो आपसे पूछे जाने की संभावना है। लिखिए, बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। साथ ही राजगीर को धार्मिक स्थल के रूप में और नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान से सुनिए, यानी सुनेंगे, कहा गया कि इन जगहों को विकसित किया जाए। जैसे हमने बोला गया का विष्णु पद मंदिर, ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया आप लोग देख लीजिएगा। महाबोधि मंदिर, ये भी गया में है।
ठीक है। इसके बाद राजगीर, आप जान ही रहे हैं, काफी अभी राजगीर चर्चा का विषय है। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय वहीं पे बनाया गया, साथ में एकेडमी भी। इसके बाद नालंदा, अभी आप देखे होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी गई। ये सभी क्षेत्रों को एक पर्यटक और धार्मिक स्थल के साथ साथ शिक्षा के केंद्र के रूप में भी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। तो एक ध्यान रखिएगा कि जब कोई जगह धार्मिक स्थल के रूप में, पर्यटक के रूप में और शिक्षा स्थल के रूप में विकसित होता है तो इकोनॉमिक के रूप में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, इससे मजबूत होगी, क्योंकि आने वाले समय में, यानी कहा गया है कि भारत 2027 तक क्या हो जाएगा, विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने का। तो नौकरी से अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा जब तक हमारे यहाँ आधारभूत संरचना का विकास ना हो, जब तक हमारे यहाँ एक बुनियादी ढांचे का विकास ना होगा, तब तक हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। तो सरकार आधारभूत संरचना को विकसित करने का लक्ष्य रखी है। अब इसके तहत अगले 10 वर्षों में सरकार का क्या प्रावधान है उसको लिखिए। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को देखिए, अब अंतरिक्ष में भी बात की जा रही है, क्योंकि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाजार बनने जा रहा है। क्यों भाई, कम में ही सैटेलाइट को भारत क्या करता है, लॉन्च करता है। आप देखे होंगे कि जब चंद्रयान में भारत पूरी तरह से सफलता प्राप्त की तो कई देशों का आकर्षण बढ़ा, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आप देखे होंगे कि भारत कई लगभग 101 102 सैटेलाइट को ऊपर में ले जाता है, कई देशों का, यहाँ तक कि अमेरिका के भी सैटेलाइट को। तो भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष का एक बहुत बड़ा बाजार बनेगा। तो जब अंतरिक्ष का बाजार बनेगा तो स्वाभाविक है कि मेरी इकोनॉमी मजबूत होगी। तो लिखिए, अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था करने की घोषणा बजट में की गई है। चलिए, एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि 2024-25 के बजट में एक एनपीएस वात्सल्य योजना का प्रारंभ किया गया। क्यों भाई, ताकि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए सरकार एक न्यू पेंशन स्कीम के तहत एक फंड जारी कर दे, और जब वो वयस्क हो जाएंगे तो उनको उस फंड को उनके काम ही आएगा, ये याद रखिएगा। तो 2024-25 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा माता पिता और अभिभावक पे भाई उनको यह कहा गया कि भाई हम एक योजना शुरू करने जा रहे हैं, और इस योजना का नाम क्या रखा गया, एनपीएस वात्सल्य योजना। एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये याद रखिएगा कि एनपीएस वात्सल्य योजना किससे संबंधित है। तो उन बच्चों से संबंधित है जो अवयस्क हैं, यानी वयस्क नहीं हैं। ठीक है, और इसमें क्या किया गया कि सरकार के द्वारा इस योजना का लाने का उद्देश्य क्या है कि जो बच्चे वयस्क नहीं हैं उनके लिए ये योजना शुरू की जाए, और फिर वो वयस्क होंगे तो उनको फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, वो एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। चलिए आगे, दो 2024-25 में राजकोषीय घाटा 2024-25 में राजकोषीय घाटा 16,13,312 करोड़ बजट में अनुमानित है। 16,13,312
16,13,312 करोड़ बजट में अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 4.9% होगा। 4.9% होगा। अब देखिए, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो जब खर्च ज्यादा हो जाएगा तो वही ना हो गया। घाटा का मतलब क्या? खर्च ज्यादा, यानी सरकार पे बोझ बढ़ेगा कि घटेगा? सरकार पे बोझ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो लिखिए राजकोषीय घाटा क्या है, और ये हो सकता है कि फॉर्मूला के थ्रू आपको दे, आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ऐसे हम पूरा लिखवा दे रहे हैं। सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। यानी राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है। यह सरकार की आय में कमी को दर्शाता है। यह सरकार की आय में कमी को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा तब होती है जब सरकार अपने राजकोषीय घाटा तब होती है जब सरकार अपने संसाधनों से ज्यादा खर्च करती है। संसाधनों से ज्यादा खर्च करती है। राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है। राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है। यानी राजकोषीय घाटा से राष्ट्रीय ऋण बढ़ता है। यानी राजकोषीय घाटा से राष्ट्रीय ऋण बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब आपको एक बार देख के जाना है। कल हम लोग जो बात करेंगे बिहार बजट पे बात करेंगे, और एग्जाम के पहले हो सकता है कि बुधवार के दिन, ठीक है, हमारे सर हैं स्नेह सर, और वो सिविल सर्वेंट भी हैं, और उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं कि सर कम से कम एक दिन बच्चों को आके 11 तारीख को कम से कम गाइड कर दें। ठीक है, उसके पहले अगर हमको समय बचेगा तो एक पूरा फुल लेंथ का, अब वो कितने घंटे का होगा मुझे नहीं मालूम, डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम हिस्ट्री एक बार वन शॉट में पूरा, अब ये वन शॉट 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 5 घंटे का हो, हम लाइव आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जाते जाते मेरी बात को सुन लीजिए। भ्रम में नहीं रहिए कि आयोग कोई भी काम एक सिस्टम से ही करता है। तो भ्रम जो फैला रहे हैं वो कम से कम स्टूडेंट को बरगलाना बंद कीजिए, और आप लोग भी समझदार हैं और अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपके बीच का ही बच्चा 17वीं भी निकालेगा, 71वीं भी निकालेगा। और थोड़ी सी अपनी समझदारी को डेवलप कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और हम आज फिर यहाँ से बोलने जा रहे हैं, हम आधा अधूरा नहीं पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ 14 महीने परफेक्ट तरीके से हम क्लास करवाए जाते हैं। अब इसमें जिसको अगर अच्छा लगता होगा, थोड़े से सिस्टम के साथ वहीं रुकते हैं, अन्यथा तो कई जगह आपके लिए दरवाजे खुले हैं। क्योंकि मेरी जो संस्थान है ये आप लोगों की संस्थान है। क्यों? क्योंकि आपसे मेरी पहचान है। तो हम कुछ भी उठ पटांग आके यहाँ से आपको बोलते नहीं हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा।
आपका होने का मात्र एक ही टारगेट है कि आपका कैसे रिजल्ट होगा, उसका सिर्फ एक ही उपाय हम जानते हैं। कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप अपने स्थिति को देख लीजिए, घर को देख लीजिए, उससे बड़ा मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकता है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। आगे आपकी मर्जी। बाकी फिर हम लोग बात करेंगे बिहार बजट पे। कल हो सकता है हम बिहार बजट लाइव लें, तो 11 बजे आप लोग उपस्थित हो जाइएगा।